नमस्कार, खेत खलिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सब्जियां हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा है। सब्जियों पोषक गुण से भरपूर होती हैं और सब्जियों की खेती करके हमारे किसान भाई बहुत अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ किसान भाई सहायक व्यवसाय के रूप में इसकी खेती करते हैं, कुछ किसान भाई मुख्य व्यवसाय के रूप में इसकी खेती करते हैं। गर्मा सब्जियों की खेती आपने कर ली है, बहुत सारी फसलें आपने लगा ली है और जो बाकी फसलें हैं वो लगाने के तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक विधि अगर अपनाई जाए तो सब्जियों की खेती से बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि से आप सब्जियों की खेती कैसे करेंगे, इस विषय पर जानकारी दिलाने के लिए हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण और हमारे साथ में है एक कृषि वैज्ञानिक रामबाबू शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो सब्जियां अभी लगी हुई हैं, जो अभी चल रही हैं, तो उसकी देखभाल में किसान क्या क्या सावधानी बरतेंगे? किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले जो अभी समसामयिक बातें हैं, खास करके जो सब्जी की फसलें लगी हुई है, उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो खाद्य सुरक्षा के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन पोषण सुरक्षा के मामले में आज भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। गाँवों में कुपोषण की समस्या काफ़ी अधिक है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग जो है वो बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं वो नहीं ले पाते हैं। हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन उसमें सब्जी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो बहुत कम होता है, फ्रूट्स का इनकॉर्पोरेशन का बहुत कम होता है। जहाँ तक सब्जियों की बात है तो सब्जी में ये देखा जाता है कि उसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, चाहे विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट्स हो। फैट्स की मात्रा चूँकि काफ़ी कम पाई जाती है, इसलिए कि उसमें सब्जियों में ये देखा जाता है कि 90% तक पानी होता है, इसलिए फैट्स का परसेंटेज थोड़ा कम होता है। लेकिन फाइबर का परसेंटेज काफ़ी अधिक है, जो कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए सब्जी जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि सब्जियों में खास करके जो लीफी सब्जी है, जो पत्तेदार सब्जी है, उसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और आयरन जो है वो जो एनीमिया ग्रस्त जो महिलाएं हैं या एडोलेसेंस गर्ल है उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो ये सभी कुल मिलाकर के हम कहें तो ये कह सकते हैं कि सब्जी जो है, सब्जी जितनी सारी सब्जियां हमारे आसपास में है जिसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं या बाज़ार से खरीद सकते हैं, सभी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि उसको हम लोग डेली अपने खाद्य में भोजन में यदि समावेशित करते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हमारा शरीर मजबूत होगा, तो हमारे ऊपर कोई बीमारी का प्रकोप जो है वो नहीं होगा, या होगा भी तो शरीर में लड़ने की इतनी शक्ति होती है कि उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ तक समसामयिक बात ये सब्जी की फसलों में समसामयिक की बात है तो ये देखा जाता है, ये देखा क्या मतलब हम लोग देख रहे हैं कि अभी का जो मौसम है इसमें भिंडी की खेती हम लोग कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लतरदार सब्जियां हैं, चाहे वो लौकी हो, खीरा हो, नेनुआ हो, इसकी खेती भी कर रहे हैं और टमाटर और बैगन की खेती भी कर रहे हैं। इन सारी फसलों में यदि सावधानी मतलब देखा जाए कि हम लोग क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है, मान लिया कि आप लोग यदि इन सब्जियों की खेती कर चुके हैं या करने वाले हैं, खास करके भिंडी की खेती अभी भी हो रही है, मतलब कर सकते हैं, या टमाटर भी अभी भी लगाया जा सकता है, तो सबसे पहले मेरा सुझाव यही होगा कि यदि आप बीज की बुआई करते हैं तो उसको बीज उपचार करके लगाएं। क्योंकि यदि बीज उपचार नहीं करते हैं तो इससे देखा जाता है कि बहुत सारे रोग का प्रकोप या कीट का प्रकोप हो जाता है। खास करके यदि मैं भिंडी की बात करूं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बीज हम लोग बाज़ार से लाते हैं या ऑलरेडी मेरे पास है उसको हम लोग बीज उपचारित करें। और बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 50% 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से संशोधित करके यदि हम उसकी बुआई करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो मिट्टी जनित बीमारी है या जो बीज जनित जो रोग है वो हमारे फसल में नहीं लगता है। इसी तरीके से बैगन में है, टमाटर में है, सभी फसलों में मतलब जो सब्जी वाली फसलें हैं उनकी बुआई जो है वो हम बीज उपचार करके करेंगे। दूसरी बात यह है कि गर्मा फसल में जो भी हम लोग सब्जी लगाते हैं, जो सब्जी की खेती करते हैं, उसमें हम लोग ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्जी की खेती होती है मतलब कि खेत जो है थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी न लगे, क्योंकि यदि पानी लग जाएगा तो फिर आपका सब्जी जो है वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि लतेदार सब्जी की खेती कर रहे हैं तो हमारी कोशिश वही ये होनी चाहिए कि उसको हम छप्पर बना करके मतलब उसको ट्रेल करें ऊपर में, तब जा कर के इससे क्या होता है कि काफ़ी उत्पादन हमको प्राप्त हो पाता है। तो इन 4-5 बातों को यदि ध्यान में रख करके यदि हम लोग सब्जी की खेती करें तो हमको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। किसी भी फसल की खेती करने के लिए मिट्टी का चुनाव बहुत आवश्यक है, खेत का चयन। तो सब्जियों की खेती किस तरह की मिट्टी में होनी चाहिए, किस तरह के खेत में होना चाहिए? चूँकि ज़मीन जो है किसान के पास ऊंची ज़मीन भी है, मध्यम ज़मीन भी है, नीची ज़मीन भी है। मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, बलुआही दोमट मिट्टी, अनेक तरह की मिट्टियाँ होती हैं। तो खेत के चुनाव के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दीजिए।
सब्जी की खेती के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि खेत हमारा समतल होना चाहिए, और साथ साथ जहाँ तक मिट्टी की बात है तो मिट्टी हल्की होनी चाहिए, और दोमट मिट्टी जो है वो काफ़ी उपयुक्त होता है सब्जी की खेती के लिए। क्योंकि यदि दोमट मिट्टी अब आपके पास है, दोमट मिट्टी वाली खेत आपके पास है, तो उसमें जो फसलें होंगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से होंगी और उसका बढ़वार काफ़ी अच्छा होता है। और जब बढ़वार अच्छा होगा, फसलें अच्छी होंगी, तो इस तरीके से देखा जाता है कि उसका उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है तो ये ज़रूरी है कि खेत में यदि बीज डालना शुरू करते हैं या उसकी रुपाई करते हैं, उसके पहले जो है खेत की तैयारी हम लोग करते हैं। और खेत की तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि 3 से 4 बार हल से या ट्रैक्टर से जो हम लोग उसकी जुताई कर देते हैं, डीप प्लॉइंग जिसको कहते हैं वो करना चाहिए। इससे क्या होता है डीप प्लॉइंग करने से कि जो खेत में बहुत पहले से कीड़े मकोड़े हैं जिनके अंडे उसमें दबे हुए हैं या रोग के प्रोपेग्यूल उसमें है, तो वो क्या होते हैं, यदि जुताई हम लोग गहरी जुताई कर देते हैं तो सारे के सारे एक्सपोज होकर के ऊपर में आ जाते हैं और वो सूरज की तेज़ रोशनी से या कौवा मैना के द्वारा वो बीन करके खा लिए जाते हैं। इस तरीके से जो बीज जनित जो मिट्टी जनित जो कीड़े हैं या रोग है उनके प्रोपेग्यूल बाहर आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो जब फर्दर प्लांटिंग उसमें करते हैं तो मेरा पौधा जो है वो सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मिट्टी चुनाव के लिए आप दोमट मिट्टी का चुनाव करिए। खेत आपका बिल्कुल समतल होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यदि आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो वो ऊंची ज़मीन वाली हो, क्योंकि ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और पानी यदि लगता है तो फिर आप उतना उत्पादन नहीं ले पाएंगे जितना लेना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खेत ज़रूर आपका ऊपरी ज़मीन वाला हो, दोमट मिट्टी हो और साथ ही साथ आप उसकी गहरी जुताई करें, तब जा करके प्लांटिंग करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। पोषक प्रबंधन ये अभी सब्जियों की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोपाई के समय कौन कौन से खाद की ज़रूरत पड़ेगी, रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ेगी, उर्वरक की ज़रूरत पड़ेगी और जैविक खाद की इसमें क्या भूमिका होगी। कुछ किसान जो है आजकल जैविक सब्जियां उत्पादन करने में ही ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं और उनको अच्छी कीमत भी मिल रही है। तो पोषक प्रबंधन के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि रोपाई के समय हम किस तरह का खाद उसमें डालें, कंपोस्ट की क्या भूमिका होगी और फिर बाद में रासायनिक खाद या रोपाई के समय रासायनिक खाद, बाद में नाइट्रोजन का उपरिवेशन, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जहाँ तक हम ये पहले भी हम आपसे कह चुके हैं कि जब हम सब्जी की खेती की रुपाई करने जा रहे हैं उसके पहले ज़रूरी होता है कि हम अपने खेत की जुताई करें और खेत की जुताई अच्छी तरीके से करें। कम से कम 3 से 4 बार हैरो से या कल्टीवेटर से हम उसकी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद क्या करते हैं, पहला जुताई करने के बाद क्या करते हैं, चाहे किसी भी फसल मतलब किसी भी सब्जी की फसल की खेती करिए तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 150 से 200 क्विंटल जो है वो कंपोस्ट आप अपने खेत में बिखेर दीजिए पहली जुताई के बाद। या यदि कंपोस्ट आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वर्मी कंपोस्ट जो है वो बाज़ार से लेकर के या आपके पास खुद उत्पादन करते हैं तो और अच्छी बात है, वर्मी कंपोस्ट आप उसमें दीजिए। देन आप जो अंतिम जुताई करने के बाद आप पाटा लगा दीजिए और आप उस बीज की बुआई करिए या प्लांटिंग करिए। जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है तो फसलों के हिसाब से अलग अलग रासायनिक खाद निर्धारित है। मान लिया कि यदि मैं भिंडी की बात करूं तो भिंडी के लिए जो अनुशंसित मात्रा है, मैं एक फसल की बात कर रहा हूं, भिंडी के लिए जो अनुशंसित मात्रा रासायनिक खाद में तो वो नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 80 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, फास्फोरस की मात्रा 60 kg के हिसाब से है और पोटास की मात्रा जो है 50 kg के हिसाब से है। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की भी पूरी मात्रा हम लोग जब खेत की अंतिम जुताई कर रहे होते हैं उस समय खेत में बिखेर देते हैं, छीट देते हैं, दिन पाटा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी बुआई करते हैं और जो रेस्ट आपका बच जाता है 50% नाइट्रोजन की मात्रा। तो यदि मैं भिंडी की बात करूं तो जैसे ही आप बुआई ख़त्म कर देते हैं पौधा आपका बढ़ने लगता है, 30 से 35 दिन का हो जाता है, तो जो बचा हुआ आपका 50% नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा आप 30 से 35 दिन के बाद आप उसमें से खरपतवार की निकाई गुड़ाई कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। देन आप उसमें ये पौधे के जड़ के नज़दीक आप जड़ से थोड़ा हट करके आप उसमें रख दीजिए खुरपी के द्वारा कोड़ करके। और जो फिर आधा आपका बच जाता है नाइट्रोजन की मात्रा तो 55 से 60 दिन के बाद हल्की सिंचाई करके फिर आप इसको कर दीजिए। तो इस तरीके से यदि आप मतलब बाँट करके अलग अलग करके मात्रा में यदि आप देते हैं तो इससे क्या होता है कि पौधे का बढ़वार आपका अच्छा होता है और आपको उत्पादन प्राप्त होता है। जहाँ तक जैविक की बात है तो जैविक में भी आप दे सकते हैं फसलों को और उससे भी आपका उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। अब जल प्रबंधन, सिंचाई की व्यवस्था, हमेशा गर्मा में थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है फसलों को, तो जल प्रबंधन की व्यवस्था किसान कैसे करेंगे, वैज्ञानिक विधि उसकी क्या होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आजकल ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है, स्प्रिंकलर की बात हो रही है, तो कौन सी व्यवस्था इसमें ज़्यादा कारगर होगी उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। और सिंचाई का प्रबंधन किसान कैसे करें, कब सिंचाई करें, कैसे करें, विधि क्या होगी।
सब्जी की खेती में सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यदि आप सिंचाई समय पे नहीं देते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से दे, तो फसल आपका ठीक से नहीं हो पाता है। सब्जी की फसल में एक और ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये है कि हमको ज़्यादा उसमें सिंचाई नहीं करना। हाँ, सिंचाई का इंटरवल क्या होगा, कितने दिनों में देना है, ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हम लोग देते हैं तो उससे क्या होता है कि पौधे के जड़ के नज़दीक जो मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधा हमारा सूखने लगता है, विल्टिंग की समस्या काफ़ी आ जाती है। इसलिए पानी जब भी दे नियंत्रित मात्रा में दे। और जहाँ तक देने का जो सवाल है कि कब कब दे, तो गर्मी के दिनों में जब आपको पता चले कि नहीं नमी की कमी है तब पानी दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, लगे कि नहीं खेत में नमी की कमी है देन आप उसमें लाइट इरीगेशन दे सकते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है बरसात के दिनों में थोड़ा कम होता है, बिकॉज बरसात के दिनों में क्या होता है कि वर्षा होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में उतनी बारिश नहीं होती है। तो गर्मी के दिन में किसान भाई खेत में जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, तो उनको पता चलते रहता है कि हमको सिंचाई उसकी कब करनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि उसमें नमी जरूर बना रहे। जहाँ तक ड्रिप इरीगेशन की बात है, स्प्रिंकलर इरीगेशन की बात है, तो ये दोनों जो माध्यम है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी लाभप्रद है आज के डेट में। और ख़ास करके ये कह सकते हैं कि पानी जो सेविंग करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो हम इसमें अपना सकते हैं सर, चाहे वो ड्रिप इरीगेशन हो चाहे स्प्रिंकलर इरीगेशन हो। और एक ख़ास बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों विधियों से सिंचाई में आजकल सरकार के द्वारा जो है वो अनुदान भी प्रदान किया जाता है। आप बिहार सरकार से या भारत सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं इस मद में आप उसका लाभ ले सकते हैं और अपने खेत में इसको इंस्टॉल करा करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं सर। अब प्रश्न उठता है कि जब हमारी फसलें चलने लगती हैं, इसकी खेती हम कर लेते हैं, तो सब्जियों में देखा जाता है कि बीमारी के प्रति और कीड़ों के प्रति सब्जियां बहुत संवेदनशील होती हैं। बहुत बीमारी लगती है और बहुत तरह के इसमें कीड़े भी लगते हैं, खास करके लतीदार सब्जियां, उसमें भी परेशानी होती है। तो लतीदार सब्जियों के बारे में पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, उसके बाद बाकी दूसरे सब्जियों के बारे में पूछेंगे। लतीदार सब्जियों में कौन कौन सी बीमारी लगती है, पहले बीमारी के बारे में कौन बताइए। बिल्कुल सर, सब्जी चाहे जो भी हो उसमें यदि सही समय पर हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो बीमारी का प्रकोप होता है। और बीमारी आ जाने के बाद भी यदि हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारे उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। अंत में ये होता है कि हम केवल उसके डंठल हार्वेस्ट कर पाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मिल पाता। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि आप अपने खेत में फ्रीक्वेंट विजिट करते रहिए और उसको देखते रहिए कि आपके खेत में किस बीमारी का प्रकोप है, उसके हिसाब से दवाओं का इस्तेमाल करिए। खास करके यदि लतादार सब्जियों की खेती की बात करें और उसमें होने वाली बीमारी की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप आज के समय में, चूँकि तापमान अब फरवरी आ गया है, मार्च आ गया है और मार्च से तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है, तो अभी के समय जो सबसे मतलब जिसकी सीवियरिटी सबसे अधिक है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू का काफ़ी अधिक है। आप पीछे देख भी सकते हैं सर। इस बीमारी में क्या होता है कि पौधे के पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे कि जैसे टेल्कम पाउडर जो होता है उसके हिसाब से उजले रंग का धब्बा बन जाता है और ये धब्बा पौधे की पत्तियों पे, डंठलों पे, पत्तियों के निचली सतह पे बन जाता है। और इससे क्या होता है कि जब पौधे की पत्तियों पे इस तरीके के उजले रंग का पदार्थ जमा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती और जब फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे और जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो फिर पौधे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, फिर हमको फल क्या देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यदि इस तरीके का सिम्टम आपको नज़र आ रहा है, लक्षण नज़र आ रहा है, तो ये एक फफूंद जनित रोग है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो फफूंद नाशक हमारे आसपास उपलब्ध है, जैसे इसके लिए जो सबसे बेस्ट दवा है वो सल्फ़र है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैराथेन जिसको डिनोकैप के नाम से जानते हैं। इन दोनों दवाओं में से कोई एक दवा 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके यदि हम इसका स्प्रे करते हैं और 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद फिर दूसरा स्प्रे कर देते हैं तो लतेदार सब्जियों में खास करके इस तरीके का बीमारी जो है वो नहीं आता है। कुछ लत्तीदार जो सब्जियां हैं उसमें झड़का लगता है, झुलसा भी लगता है, ये आम समस्या है किसानों की। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो झड़का वाली जो बात बता रहे हैं, ब्लाइट वाली जो बात बता रहे हैं, ये काफ़ी आता है और इसके लिए ज़रूरी है कि किसान भाई जाते रहे। यदि बीमारी की समस्या शुरुआत दौर में वो परख लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी इसकी फैसिलिटी है। आप चाहे तो उसका सैंपल ला करके यहाँ पे टेस्ट करवा करके उसके हिसाब से दवा दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप लक्षण नहीं पहचानते सर और अमूमन आप बिना लक्षण पहचाने दवा का उपलब्ध दे देते हैं तो फिर आपका फसल उतना ठीक नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी यदि ब्लाइट की समस्या है तो उसमें एक दवा आता है जिसको कि हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके यदि आप स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी आपका ठीक हो जाती है। भिंडी से संबंधित एक समस्या, उसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, पीला मोजा के आज जो आप वैज्ञानिक भाषा में उसको जो बोलते हैं, बड़े पैमाने पर हमारे किसान परेशान होते हैं और उनको क्षति भी बहुत बड़ी उठानी पड़ती है।
इसके उपाय के लिए कुछ बताएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। खास करके भिंडी की फसल में ये देखा जाता है कि जैसे हम लोग बुआई शुरू कर देते हैं, बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद पौधा जब आपका निकलने लगता है तो 30 से 35 दिन के बाद इस बीमारी का आगमन जो है वो शुरू हो जाता है। जैसा कि नाम से है कि येलो मोजैक, पीला सिरा मोजैक, तो इसमें ये देखा जाता है येलो वेन मोजैक। तो इसमें देखा जाता है कि जो पौधे की पत्तियाँ तो हरी रहती है, लेकिन उनको जो भेंस है और भेनलेट्स है, जो छोटे छोटे भेंस रहते हैं, वो सारे के सारे पीले पड़ जाते हैं। और इस तरीके से ये बीमारी आगे बढ़ते जाता है और बढ़ने के बाद क्या होता है कि पत्तियों के साथ साथ तना भी पीला होने लगता है और उनके जो फल लगते हैं वो भी पीला होने लगता है। तो जब इस तरीके की समस्या आती है तो फिर किसान भाई जो है वो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनका उत्पादन जो है वो कम होने लगता है। ये बीमारी एक विषाणु जनित रोग है, वायरस के द्वारा होता है और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी तक विषाणु के अगेंस्ट में कोई दवा नहीं आया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इनके जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है, जो एक पौधे से दूसरे पौधे में इनको ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम लोग एक वाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ये कीड़ा है जो उजले रंग का होता है, उजली मक्खी हम लोग बोलते हैं। ये कीड़े क्या करते हैं कि जो अब कीड़े हैं तो पूरे खेत में वो उड़ते रहते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो अनहेल्दी पौधा है जिसमें ये बीमारी लगा हुआ, उस पे जा कर के कीड़े वहाँ जा कर के रस को उसको सक करते हैं, चूसते हैं और फिर उड़ने के बाद दूसरे पौधे पे बैठते हैं, फिर तीसरे पौधे पे बैठते हैं। तो मान लिया कि कोई ये वाइट फ्लाई जो उजली मक्खी है बीमार ग्रस्त पौधे पे बैठ करके वहाँ से रस चूसे या फिर हेल्दी पौधे पे चले जाए और फिर वहाँ रस चूसे, तो फिर वहाँ क्या करते हैं, डिजीज़ को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन है वो होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है, सबसे बढ़िया उपाय, सबसे कारगर उपाय यही है कि किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप कोशिश करिए कि इस रोग के प्रति जो सहनशील वैरायटी है या प्रतिरोधी वैरायटी है, जिसको रेजिस्टेंट वैरायटी भी हम लोग कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे प्रभनी क्रांति एक वैरायटी है, यदि प्रभनी क्रांति आप लगाते हैं तो आपके खेत में देखा जाता है इस बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। यदि ये प्रभेद आपको नहीं मिल पाता है किसी कारण बस या समय के अभाव में नहीं ले पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट इस तरीके से कि जब आप बुआई कर रहे होते हैं, बुआई के बाद आपका 30 से 35 दिन का फसल हो जाता है और यदि फसल में इस तरीके का बीमारी आपको देखने को मिलता है, या 30 से 35 दिन में शुरुआत में बता रहा हूँ, ये तो पूरे लाइफ मतलब क्रॉप पीरियड भर रहता है। तो जैसे ही इस बीमारी का आगमन होता है, यदि आप लक्षण पहचानते हैं तो उसको क्या करिए कि अपने खेत से उखाड़ करके जला दीजिए या नहीं तो मिट्टी में दबा दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि इस बीमारी का ट्रांसमिशन जो है वो पूरे खेत में होगा और आसपास के खेत में भी होगा। तो पहला उपाय ये है कि रेजिस्टेंस वैरायटी का इस्तेमाल करिए। दूसरा उपाय ये है कि यदि रोगग्रस्त पौधा है आप उसको उखाड़ करके जला दीजिए या ज़मीन में गाड़ दीजिए। तीसरा उपाय ये है कि यदि कोई दवा मतलब सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल करिए। उसके पहले आप नीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल तेल जो बाज़ार में उपलब्ध है, निम्बेसिडीन के नाम से या अचूक के नाम से 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। या यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो यदि केमिकल की बात करें तो रोगर एक दवा है जिसको डाइमेथोएट कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड का भी इस्तेमाल आप इस कीट के प्रबंधन में कर सकते हैं। अब एक समस्या आती है बैगन में। बैगन एक ऐसी फसल है जिसमें काना होना या उसमें जो फली छेदक कीट लगते हैं और किसानों को बड़ी क्षति होती है बैगन खेती में। तो उससे किसान बैगन की फसल का बचाव कैसे करेंगे, एक महत्वपूर्ण समस्या है। और भी तरह के जो कीट लगते हैं, खासकर बैगन के जड़ों में भी कुछ कीड़े लग जाते हैं, उससे भी पौधा सूख जाता है, कुछ पूरा का पूरा पौधा सूखने लगता है। तो ये सब समस्या है, तो इसके बारे में कुछ आप समझाना चाहेंगे। बैगन में एक कीड़ा है जिसको कि हम लोग फ्रूट एंड शूट बोरर कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी क्षति होता है। यदि सही समय पे सही समाधान इसका नहीं किया जाए तो समझ लीजिए कि किसान भाई कुछ हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेत में रेगुलर जाए और देखें कि खेत में किस कीट का प्रकोप है। मान लिया कि आपके खेत में तना छेदक या फल छेदक कीट लगा हुआ, तो इसका जो प्राइमरी सिम्टम है खास करके तना छेदक में आप देखेंगे कि पौधे का जो कली है, मतलब जो पौधे का जो प्राइमरी जो सूट है, जो जिसको कि हम लोग कली कहते हैं, ऊपर में सबसे पहला जो सूट रहता है, आप देखेंगे कभी कभी कि वो मुरझा रहा है और यदि आप उसको तोड़ करके देखते हैं तो उसमें हरे रंग का कीड़ा जो है वो दिखाई देता है। तो ये कुछ नहीं, इनका जो ये सिम्टम का इनका जो लक्षण है वो वहीं से शुरू हो जाता है और फिर ये तने को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं और बाद में जब उसमें फल लगते हैं तो फल को भी ये कीड़े जो है वो छेद करते हैं और उसके जो गुद्दे हैं वो खा जाते हैं। इस तरीके से ये देखा जाता है कि जो जितना मार्केट प्राइस हमको मिलना चाहिए, अब काना बैगन को कोई बाज़ार में ले जा करके बेचे तो उतना प्राइस नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है
कि हम अपने खेत में जाए, रेगुलर विजिट करें, और जब भी देखें कि मेरा पौधा ऊपर से यदि मुरझा रहा है तो उसको तोड़ करके देखें। यदि उसमें कीड़ा है तो तोड़ते समय हमें सावधानी बरतना चाहिए ये कि थोड़ा सा नीचे से भी, जहाँ तक सूखा हुआ है उसके नीचे से उसको तोड़ करके क्लिप करके हम लोग उसको पॉलीथीन में रख करके फिर बाहर निकाल देते हैं और उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि पौधे में ये जो कीड़े हैं वो फर्दर एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जाते हैं। दूसरा हम लोगों को ये सावधानी बरतना चाहिए, चूँकि लक्षण हम पहचान लिए किस तरीके का लक्षण होता है। दूसरा सावधानी ये है कि जितने फल में कीड़े लगे हुए उन कीड़े वाले फल को हम लोग उस खेत से हटा दें। कहने का मतलब ये है कि खेत यदि साफ़ सुथरा होगा तो आपके खेत में ये कीट नहीं लगेंगे। 50% से अधिक चांसेज ये रहता है कि यदि आपके खेत में बैगन यदि पहले से इन्फेक्टेड है, इस तरीके के कीड़े हैं, और अमूमन लोग क्या करते हैं कि जो ख़राब बैगन है उसको तोड़ करके खेत में ही छोड़ देते हैं और जो अच्छे बैगन है वो ले जाकर बाज़ार में बेच देते हैं। तो जो ख़राब बैगन है खेत में छोड़ दिए तो समझ लीजिए कि वो एक तरीके का सोर्स हो गया उस कीड़े के लिए। नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस बीमारग्रस्त या कीटग्रस्त जो बैगन है उसको हम लोग उठा करके हटा दें। खेत हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी जा कर के इस कीट का जो फैलाव है एक पौधे से दूसरे पौधे में या एक खेत से दूसरे खेत में नहीं होगा। जहाँ तक इसके प्रबंधन का सवाल है तो प्रबंधन के लिए पहली बात तो जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तने में ये कीट लगा हुआ है उसको काट करके हटा दीजिए, क्लिप कर दीजिए। दूसरा प्रबंधन ये है कि फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए 1 हेक्टेयर खेत में कम से कम 8 से 10 जगह पे हम लोग इस ट्रैप को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जितने नर कीड़े हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, तो फिर जब नर कीड़े ट्रैप हो जाएंगे तो फिर अंडा नहीं हो पाएगा, चूँकि फीमेल कपलेट नहीं कर पाएगी तो फिर अंडा नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से भी फेरोमोन ट्रैप लगा करके हम लोग कीड़े की मॉनिटरिंग करते हैं और साथ ही साथ इसका प्रबंधन भी कर लेते हैं। तीसरी बात है कि हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जो बायो इंसेक्टिसाइड हमारे पास उपलब्ध है पहले उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बैगन एक सब्जी है और सब्जी को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, है ना, बनाने के बाद। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो बायोपेस्टिसाइड हमारे पास उपलब्ध है पहले उसका इस्तेमाल करें। और इसके लिए खास करके बोरर के अगेंस्ट में एक जो बायोपेस्टिसाइड बैसिलस थ्यूरिजेंसिस हम लोग बोलते हैं, इसका इस्तेमाल यदि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके यदि स्प्रे करते हैं 10 दिन के अंतराल पे 2 बार 3 बार, तो इससे क्या होता है कि बोरर का प्रकोप हमारे खेत में नहीं होता है। इसके अलावा यदि केमिकल की बात करें तो कार्बेरिल 50% दवा जो है वो 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके भी इसका छिड़काव किया जा सकता है और इस तरीके से बोरर की समस्या से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और ये बोरर जो है केवल सर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि केवल बैगन में ही नहीं लगते हैं, टमाटर में भी लगते हैं और दोनों का जो लक्षण है लगभग सेम है। तो जो दवा इसमें इस्तेमाल किए हैं वही दवा हम लोग टमाटर में भी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि बैगन टमाटर ये सब गर्मा फसलें हैं। ये कहे कि सालों भर हम इसकी खेती कर सकते हैं और यदि समस्या है तो दोनों में हम लोग इसका समाधान कर सकते हैं इसी दवा से। सर, किसी भी फसल की खेती करने के लिए बीजों के चयन में किसान को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सब्जियों की जो खेती किसान करते हैं उनमें आजकल 2 तरह की धारणा है, एक तो हाइब्रिड या संकर किस्म पर ज़्यादा किसान जोड़ दे रहे हैं, देसी किस्म जो है स्थानीय किस्म है उसको या संकुल किस्म है उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो किसान के लिए किस तरह का बीज ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और जो किसानों को ज़्यादा आमदनी दिला सके, घरेलू ज़रूरतों को भी पूरा कर सके? ये बात सही है कि आजकल हमारे पास 2 तरीके के बीज उपलब्ध है। एक जो परंपरागत बीज है वो है और दूसरा बीज जो है वो संकर बीज है या इम्प्रूव्ड वैरायटी कह लीजिए। जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है और दूसरा संकर वैरायटी है। संकर वैरायटी का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है, उससे काफ़ी उपज प्राप्त होता है, किसान भाई को लाभ भी होता है, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है सर कि उसके बीज को फिर फर्दर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये कमी रह जाती है वहाँ पे कि उत्पादन तो काफ़ी अधिक होता है, लाभ भी होता है, लेकिन उसके बीज का इस्तेमाल हम लोग दूसरे साल नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी किसान भाई गलती से या जानकारी के अभाव में उसी बीज का इस्तेमाल दूसरे साल कर देते हैं, तो फिर उनको उतना लाभ नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए होता है। और दूसरी बात जो हमारा इम्प्रूव्ड किस्म है, जैसे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो विकसित किस्में हैं उनका भी उत्पादन करके, ऐसा नहीं है, उनका भी उत्पादन करके हम लोग अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें एक फ़ायदा ये है कि यदि आप चाहें तो उस बीज का इस्तेमाल आप नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं। उस फसल से जो बीज तैयार होता है उसका इस्तेमाल आप नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं। सर, खेती की उन्नत तकनीक में पॉली हाउस का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसे खुले में खेती किसान करते हैं, अगर नेट हाउस में करें, पॉली हाउस में करें तो क्या लाभ उनको ज़्यादा होगा? पॉली हाउस में यदि हम सब्जियों की खेती करते हैं तो पॉली हाउस में खेती करने का एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम ऑफ सीजन में
इसकी खेती कर सकते हैं। मान लिया कि टमाटर की खेती, वैसे टमाटर की खेती तो सालों भर करते हैं, जैसे मिर्च की खेती हो गया और किसी सब्जी की खेती हो गया, तो जो ऑफ सीज़न में, मतलब जिस सीज़न में इसकी खेती नहीं की जाती है, उस सीज़न में भी हम चाहे तो हम इसकी जो खेती है वो कर सकते हैं। या यदि हम उसमें बिचड़ा उगाते हैं सर, बिचड़ा उगाते हैं तो बिचड़ा अच्छी तरीके से उग जाता है, उसका प्लांट भी अच्छा रहता है, और फिर जब सीज़न आता है तो एकदम एप्रोप्रिएट सीज़न में हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। आपने शर्मा जी हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम आशा करते हैं किसान भाई आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से सब्जी खेती आप कैसे करेंगे, इस विषय पर आज हमने आपको एक विद्वान से या विद्वान वैज्ञानिक से जानकारी दिलाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि इनके द्वारा जो दी गई जानकारी है निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएगी। किसान भाइयों, हमारे खेत खलियान कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं खेत खलियान के अगले अंक में कुछ इसी तरह के रोचक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। तब तक चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।